अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया ने यह बात काफी जोर शोर से फैलाई कि हाल के ही युद्ध में ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसकी मिलिट्री पूरी तरह नष्ट हो गई है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कई बार दोहराई। बट वेट अ मिनट, वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास तो फिर भी लगभग 75% आर्सेनल वापस आ गया है। यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या अमेरिका और इजराइल ने गलत कैलकुलेशन की? क्या ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री मैजिक ट्रिक दिखाया? या फिर तेहरान की पहाड़ियों के नीचे आज भी मिसाइल सिटीज छुपी हैं जिनके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है? आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि ईरान ने बॉम्बिंग के बीच अपनी मिसाइल मशीन को जिंदा कैसे रखा और क्यों ट्रंप और नेतन्याहू के विक्ट्री क्लेम्स पर आज सवाल उठ रहे हैं। वेलकम टू न्यूज फर्स्ट दोस्तों, यहां पर हम यानी प्रियराग वर्मा आपके लिए लेकर आएंगे जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री, वर्ल्ड अफेयर्स और ऐसी अन्य गंभीर जानकारी जो आपके लिए जरूरी है और उन्हें आसान शब्दों में ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईरान ने अपना आर्सेनल वापस कैसे बनाए। 28 फरवरी 2026 का दिन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसे कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने द फर्स्ट ग्रेट मिसाइल वॉर ऑफ द 21st सेंचुरी भी कहा। अमेरिका और इजराइल का प्लान और एम साफ था, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को क्रिपल यानी पंगु बनाना, उसके न्यूक्लियर एम्बिशन को कर्टेल करना, उसकी आक्रामक क्षमता को नष्ट करना और तेहरान को जियोपॉलिटिकल लेवल पर कमजोर करना। अमेरिका नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यूएस फोर्सेज ने 12,000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया ईरान के अंदर। टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सभी का इस्तेमाल हुआ। मॉडर्न युद्ध के टूल बॉक्स में जो भी था उसका इस्तेमाल हुआ अमेरिका और इजराइल की तरफ से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। ईरान कोई छोटा मोटा मिसाइल पावर नहीं है। सालों से प्रतिबंध के बावजूद तेहरान ने दुनिया के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों में से एक खड़ा किया है। इस आर्सेनल में शाहिद ड्रोन भी हैं, फतेह सीरीज की मिसाइल्स भी हैं, खैबर, इमाज, सज्जिल और कई इंडिजिनस सिस्टम्स शामिल हैं और कई आधुनिक मिसाइल्स। युद्ध के दौरान 28 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल की तरफ 1850 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की। साथ ही कम से कम उससे दुगने शाहिद टाइप ड्रोन और क्रूज ड्रोन का भी इस्तेमाल ईरान ने किया। यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं था दोस्तों, यह एक संदेश था, हम अभी भी खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं और अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। और यहीं से अमेरिका और इजराइल की कैलकुलेशंस इंटरेस्टिंग होने लगती है। मार्च में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान की अटैकिंग कैपेबिलिटी 90% तक कम हो गई है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि ईरान के पास सिर्फ 21 to 22% मिसाइल इन्वेंट्री बची है। सुनने में लगता है ईरान का तो खेल खत्म हो गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री पावर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद एक धमाकेदार खुलासा हुआ। रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और वेस्टर्न इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। मार्च में ही अमेरिकी इंटेलिजेंस अनुमान कह रहे थे कि ईरान के पास अब भी युद्ध पूर्व मिसाइल भंडार का लगभग 60% स्टॉक मौजूद है। और जून में हुई एनालिसिस में कहा गया ईरान अपने युद्ध पूर्व के आर्सेनल के लगभग 75% लेवल तक पहुंच गया है। मतलब बमबारी हुई, लॉन्चर्स भी नष्ट हुए, लेकिन ईरान की मिसाइल फोर्स पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, पूरी तरह खत्म नहीं हुई, अभी भी है और मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ईरान की रणनीति सरल थी, काफी सिंपल। अगर आसमान में आ रहे बम और मिसाइल से बचना है तो जमीन के नीचे छिप जाओ, पहाड़ों के अंदर घुस जाओ। सालों से तेहरान ने पहाड़ों के अंदर सुरंगें, भूमिगत डिपो और मिसाइल सिटीज बनाई हुई थी। युद्ध के दौरान कई डिपो के प्रवेश द्वार तो मलबे में बंद हो गए क्योंकि उन पर बम और मिसाइल्स गिरी थी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध विराम के बाद ईरान ने इन प्रवेश द्वारों को दोबारा खोल लिया, यानी जो एंट्री थी मिसाइल सिटीज की वो फिर से चालू हो गई। मिसाइलों को भी दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, सप्लाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज भी किया ईरान ने और प्रोडक्शन फिर से चालू हो गया मिसाइल्स का और ड्रोन्स का। इसे इस तरह समझें कि यह बिल्कुल उस छात्र की तरह था जो परीक्षा से पहले पूरी रात गेमिंग करता है और फिर सुबह एग्जाम देकर टॉप भी करता है। 8 अप्रैल को युद्ध विराम को अमेरिका और ईरान के बीच एक रिलीफ पीरियड माना गया, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने इस समय का इस्तेमाल रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया, अपनी मिलिट्री को रीबिल्ड करने के लिए, अपनी आर्सेनल को भी रीबिल्ड करने के लिए।
सीज फायर ईरान के लिए एक मिलिट्री रीलोड स्क्रीन बन गया। मिलिट्री फैक्ट्रीज फिर से काम करने लगी, मिसाइल डिपो साफ किए गए और उन्हें एक्टिव किया गया, इन्वेंट्री को रीऑर्गेनाइज किया गया और उत्पादन विभिन्न स्थानों और फैक्ट्रियों में जारी रहा। ईरान के खास हथियारों में एक शाहिद ड्रोन की खास बात यह है कि उसे बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध कंपोनेंट से बनाया जा सकता है। एक शाहिद ड्रोन शायद $50,000 से भी कम लागत में बनाया जा सकता है और ईरान के पास इन्हें बड़े पैमाने पर बनाने की क्षमता अभी भी बाकी है। अब आते हैं एक बड़े ही विवादास्पद सवाल पर, क्या रशिया और व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को बचा लिया? वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि ईरान ने युद्ध विराम के दौरान नए रशियन मेड मिसाइल्स भी हासिल किए। ब्लूमबर्ग और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एवं अन्य न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास जो नई मिसाइल्स हैं वो पिछले 1 साल में रूसी मिलिट्री इंडस्ट्री से निकली हो सकती हैं, यानी कहीं ना कहीं रूसी हाथ भी है इसमें। CNN और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि रूस ने ईरान को अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स के बारे में इंटेलिजेंस जानकारी भी दी। इनमें सैटेलाइट इमेजरी, टारगेटिंग जानकारी, मूवमेंट ट्रैकिंग भी शामिल है, यानी अमेरिका के सोल्जर्स, अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स कहाँ पर हैं मिडिल ईस्ट में, इन सब की जानकारी रशिया को थी और उसने ईरान के साथ शेयर की। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी हुई। ये सब वेस्टर्न इंटेलिजेंस क्लेम्स हैं, अब तक ऐसा कोई ऑफिशियल प्रूफ या पब्लिक डोमेन में कोई भी रिपोर्ट नहीं है पब्लिकली जो यह साबित कर सके कि रूस सीधे सीधे या डायरेक्टली ईरान को हेल्प कर रहा था लड़ाई के दौरान। मदद के दावे हैं लेकिन कमांड एंड कंट्रोल के नहीं। तो ईरान लड़ तो अकेले रहा था। और चीन का क्या रोल रहा इस पूरी लड़ाई में? अब तक की इंटेलिजेंस असेसमेंट और न्यूज़ रिपोर्ट्स में चीन की डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प का कोई प्रमाण आया नहीं है। बीजिंग ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो जरूर दिया, इकोनॉमिक लाइफलाइन भी दी तेहरान को, सैंक्शंस के दबाव को भी कम किया, लेकिन युद्ध क्षेत्र में पुतिन का नाम सबसे ज्यादा आया, चीन का नहीं या जी जिनपिंग का नहीं। मिसाइल भेजने या टारगेटिंग डेटा शेयर करने के दावे चीन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से भी स्थापित नहीं हुए हैं, यानी चीन ने शायद युद्ध के दौरान मदद नहीं की। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि आधुनिक युद्ध में देश सिर्फ मिसाइल नहीं चलाते, बम नहीं गिराते, अपने फाइटर जेट्स नहीं भेजते, उनके बैंक अकाउंट में रखे पैसे भी जलते हैं, क्योंकि आखिर युद्ध में होने वाले सामान जो होते हैं उनके लिए काफ़ी पैसा लगता है, वो काफ़ी महंगे होते हैं। अमेरिका ने हजारों प्रिसीजन म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ। CSIS विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका को अपनी कम हुई मिसाइल इन्वेंट्री को फिर से भरने में कई साल लग सकते हैं। टोमाहॉक मिसाइल्स यूज हुई, पैट्रियट इंटरसेप्टर्स भी यूज हुए जब ईरान ने अपनी मिसाइल्स फायर की, थर्ड इंटरसेप्टर्स भी यूज हुए। इन सभी का भारी मात्रा में प्रयोग हुआ, इन सबको रिप्लेनिश भी करना है, स्टॉक्स काफ़ी कम हो गए हैं। इसराइल ने भी हवाई अभियानों और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का जमकर इस्तेमाल किया, अरबों डॉलर इस पर खर्च हुए। दूसरी तरफ ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ, हजारों लोग मारे भी गए, उसके मिलिट्री एसेट्स, लॉजिस्टिक नोड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इतने नुकसान के बावजूद भी मिसाइल प्रोडक्शन पूरी तरह बंद नहीं हुआ ईरान का, उसने मिसाइल प्रोडक्शन जारी रखी। अगर अमेरिका और इजराइल का एम था ईरान में रिजीम चेंज का, तो वो तो नहीं हुआ। ईरान में अभी भी अयतुल्ला की ही रेजीम है। अगर ये एम था मिसाइल प्रोग्राम को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना, तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक यह भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। और अगर एम था ईरान को आत्मसमर्पण करवाना यानी सरेंडर करवाना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ईरान अभी भी खड़ा है, अमेरिका से कंधा मिलाकर बातचीत कर रहा है, सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बातचीत कर रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ईरान बिना नुकसान के बाहर निकला। उसने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स खोई, उसकी मिलिट्री को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डिस्ट्रॉय हुआ उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी मुश्किल के दौर में है अभी, और जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग भी कम हुई। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन दोनों पक्षों के आलोचकों ने उनके इन दावे को खारिज भी किया। इसका सबसे बड़ा सबक क्या है इस युद्ध का? 21st सेंचुरी में जो भी युद्ध होंगे उनमें सिर्फ बमों का इस्तेमाल नहीं होगा, उनमें सिर्फ मिसाइल्स नहीं फायर होंगी, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग आपकी कितनी स्ट्रांग है ये भी डिसाइड होगा, अंडरग्राउंड सुविधाएं कैसी हैं, अंडरग्राउंड सिटीज़ और आपके आर्सेनल कहाँ छुपे हुए हैं ये भी डिसाइड करती है कि आप कितनी देर तक लड़ सकते हैं। ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, और ईरान ने दिखाया कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा है। मिसाइल सिटीज़ हैं कि नहीं है,
इसमें भी ईरान ने बाजी मारी। ये सभी जो ट्रेडिशनल बॉम्बिंग कैंपेन्स होते हैं उनके लिए एक बड़े चैलेंज है। ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, उनका मिलिट्री बैकबोन टूट चुका है, लेकिन जून तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही थी कि वह मिलिट्री बैकबोन अभी भी खड़ा है। तो असली सवाल यह नहीं है कि ईरान ने मिसाइल्स कैसे बचाई, असली सवाल यह है क्या फ्यूचर में होने वाली लड़ाई किसी भी मिसाइल शक्ति को पूरी तरह नष्ट करना संभव है, या फिर आधुनिक युद्ध का कोई नया नियम है। अब फैक्ट्री पर बम गिरा सकते हैं लेकिन किसी विचार पर बम नहीं गिरा सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।